नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बार फिर से आप सभी के बीच उत्तराखंड के कुछ विशेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न सिंपल प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है। ठीक है, तो अब आबकारी का पेपर भी है, रिवीजन करिए जितना हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके पास है, निम्न में से कौन सी तहसील अपने जनपद के साथ सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपको इनमें बताना है कि कौन सी तहसील है जो अपने जनपद के साथ सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन है जयंती पिथौरागढ़, धारी, नैनीताल, ओखलाकांडा, अल्मोड़ा और पोखरी चमोली। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयंती। जयंती आपकी पड़ती है अल्मोड़ा में। ठीक है, अगर हम बात करें धारी की तो धारी नैनीताल में पड़ता है, ओखलाकांडा आपका अल्मोड़ा में पड़ता है और पोखरी आपकी चमोली में पड़ती है। इसके अलावा पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे कनाली छीना, बंगापानी, बेरीनाग आदि तहसीलें पिथौरागढ़ जनपद में आपकी स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है, किस वर्ष गैरसैंण में प्रथम विधानसभा सत्र का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो गैरसैंण में प्रथम विधानसभा सत्र अगर हम बात करें, ये आपके ऑप्शन है 14, 15, 16 और 17। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रथम विधानसभा सत्र की तो प्रथम विधानसभा सत्र का जो आयोजन हुआ था देहरादून में हुआ था 2001 में। ठीक है, इसके बाद गैरसैंण की अगर बात करें तो गैरसैंण में 2012 में सीएम विजय बहुगुणा थे। इन्होंने यहाँ पे कैबिनेट की एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया यहाँ पे विधानसभा सत्र बनाने की। ठीक है, और 2013 में गैरसैंण में विधानसभा का जो सत्र था, जो विधानसभा भवन था, उस विधानसभा भवन के शिलान्यास किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद इस प्रश्न का जो आंसर है इसमें पूछा गया कि प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ था। तो जो पहला विधानसभा सत्र हुआ था वो 2014 में हुआ था और उस समय ये जो सत्र हुआ था वो स्कूलों में हुआ था। यहाँ पे सरकारी जो कॉलेज थे वहाँ पे ये हुआ था क्योंकि विधानसभा भवन उस समय बना नहीं था। फिर क्या हुआ, 2017 में यहाँ पे नवनिर्मित विधानसभा भवन बनकर तैयार हुआ था और नवनिर्मित विधानसभा भवन में 2017 में यहाँ पे प्रथम विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, निम्न में से किसके द्वारा बाल सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बाल सभा की स्थापना बतानी है। अगर हम बात करें बाल सभा की, आपके ऑप्शन है तारादत्त गैरोला, जोत सिंह नेगी, सत्यप्रसाद रतौड़ी और पंडित रामशरण रतौड़ी। ठीक है, तो बाल सभा की स्थापना सबसे पहले कहाँ होती है, तो बाल सभा की स्थापना टिहरी में होती है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में बाल सभा की स्थापना होती है 1935 में। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्यप्रसाद रतौड़ी है जिन्होंने बाल सभा की स्थापना की थी 1935 में टिहरी में। अगर हम बात करें तारादत्त गैरोला की तो तारादत्त गैरोला की हम देखते हैं इन्होंने 1904 में सरोला सभा की स्थापना की थी। सरोला सभा की स्थापना की थी और ये सरोला सभा गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जातीय सभा थी। ठीक है, 1904 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय होता है वो टिहरी में होता है और बद्रीनाथ के रावल इसके सभापति होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है जोत सिंह नेगी। जोत सिंह नेगी ने 1919 में जोत सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी ने मिलकर क्षत्रिय सभा का गठन किया था और इन्होंने भी आगे 1922 में क्षत्रिय वीर नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। सत्यप्रसाद रतौड़ी बाल सभा हो गया। पंडित रामशरण रतौड़ी की बात करें तो इन्होंने नशा नाशनी सभा की स्थापना की थी टिहरी में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, चलिए अगला प्रश्न है, चंद शासक लक्ष्मी चंद के सातवां गढ़वाल आक्रमण के समय मानसा का सेनापति था। ठीक है, तो मानसा का सेनापति बताना हमें सातवें आक्रमण के समय। ठीक है, तो मानसा के समय, ठीक है ये ऑप्शन है। ठीक है, अब हमें बताना है मानसा के समय। तो जो राजा मानसा है इनके समय जो चंद वंश का शासक था लक्ष्मी चंद, जिसे लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है, इसने 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था और इसका जो सातवां आक्रमण 1596 से 1602 तक तो इसने लगातार 6 बार आक्रमण किए, तो 6 के 6 बार ये हार गया था। सातवें आक्रमण में क्या हुआ, सातवें आक्रमण में ये जो इसका सातवां आक्रमण था, ये सातवां आक्रमण था, इस आक्रमण को हम जानते हैं पैनोगढ़ आक्रमण या
पैनोगढ़ दुर्ग का आक्रमण। ठीक है, गढ़वाल की पूर्वी सीमा पर स्थित था पैनोगढ़ दुर्ग पर इसने आक्रमण किया था। और इस समय जो गढ़वाल का शासक मानसा था, इसके जो सेनापति थे वो थे ऑप्शन ए नंदी और भृंगी, इसके सेनापति थे। ठीक है, इस युद्ध में भी लक्ष्मीचंद की पराजय होती है और इसके बाद लक्ष्मीचंद जैसे ही भागता है तो इसका नाम यहाँ से पड़ता है लखुली बिराली। आठवां आक्रमण और अंतिम आक्रमण की अगर हम बात करें लक्ष्मीचंद की, तो इस समय क्या होता है कि लक्ष्मीचंद का जो आठवें आक्रमण में सेनापति रहता है वो गैंडाबिष्ट रहता है आठवें आक्रमण में, और गढ़वाल में जो मानसा है इनका जो सेनापति रहता है खतुड़वा। तो आठवें आक्रमण में गैंडाबिष्ट को खतुड़वा को मारने में सफलता मिलती है। और इसके बाद जो ये खतुड़वा उत्सव है जो आज कुमाऊं में मनाया जाता है, खतुड़वा उत्सव, इसकी शुरुआत भी इसी आठवें आक्रमण के समय से हुई थी। बात करें पुरुषपंथ की, तो पुरुषपंथ रुद्रचंद का सेनापति था, जिसे हम आगे ग्वालदम युद्ध के समय में भी देखते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है, उत्तराखंड यात्रा का सर्वप्राचीन वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है। ठीक है, तो हमें बताना है सर्वप्राचीन वर्णन। ठीक है, उत्तराखंड यात्रा का। वैसे हमें जो उत्तराखंड का सर्वप्राचीन उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है यात्रा का। सर्वप्राचीन यात्रा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो हमें मिलता है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वन पर्व। वन पर्व में क्या होता है कि वन पर्व में हमें पांडवों के इस क्षेत्र में आने की सूचना मिलती है, मतलब जानकारी प्राप्त होती है। और पांडव इस क्षेत्र में जो आए थे वो ऋषि लोमस ऋषि के साथ इस क्षेत्र में आए थे। किस लिए आए थे, तो ये पांडव जो आए थे बद्रीनाथ यात्रा पर आए थे, और वन पर्व से हमें उत्तराखंड यात्रा का सर्वप्राचीन वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें उद्योग पर्व की, तो उद्योग पर्व से हमें उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में जो पर्वतिया जाती है इनके बारे में पता चलता है। सभा पर्व की बात करें तो सभा पर्व से हमें युधिष्ठिर का जो राजसूय यज्ञ हुआ था उस यज्ञ के बारे में पता चलता है। और उस यज्ञ में इस क्षेत्र की जो जनजाति थी, जैसे रामट हो गया और जैसे खस हो गया, तंगड़ हो गया, ये सारी जातियां जो यहाँ की आदिम जातियां थी, ये युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में गई थी। आदि पर्व की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पता चलता है कि जो अर्जुन है उसका विवाह नागकन्या उलूपी से हुआ था गंगाद्वार हरिद्वार में। ठीक है, चलो इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है। सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में नया दरबार का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नया दरबार किसके द्वारा बनाया जाता है, कीर्ति शाह के द्वारा बनाया जाता है, इनके द्वारा बनाया जाता है पुराना दरबार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सुदर्शन शाह को योग्य व प्रजावत्सल्य शासक कहा गया या प्रजावत्सल्य शासक था, तो ये भी सही है। और सुदर्शन शाह द्वारा सभासार ग्रंथ की रचना की गई, तो ये भी सही था। ठीक है, तो अब ये अगर हम देखेंगे तो ये कहा था भक्त दर्शन ने। ठीक है, सुदर्शन शाह द्वारा सभासार ग्रंथ की रचना की गई थी। सभासार ग्रंथ ब्रज भाषा में रचित था और ये 7 खंडों में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा सुदर्शन शाह ने नया दरबार बनाया था आपका कीर्ति शाह ने। ठीक है, सुदर्शन शाह ने बनाया था आपका पुराना दरबार, और ये पुराना दरबार बनाया था इन्होंने 1848 में। इसके बाद कलाविदों का शिरोमणि। ठीक है, तो कलाविदों का शिरोमणि सुदर्शन शाह को कहा जाता है। और जो बाड़ाहाट प्रशस्ति है उस प्रशस्ति में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। सुदर्शन शाह पंवार वंश के 55वें राजा और टिहरी रियासत के प्रथम राजा हुए थे। ठीक है, चलो इसके बाद अगला प्रश्न आपका, गढ़वाल क्षेत्र में किस ताल में पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलता है। ठीक है, किस ताल में पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है मंसूर ताल, महासर ताल, सहस्त्र ताल और यम ताल। तो हम देखते हैं ये सारे ताल जो है ये टिहरी में पड़ते हैं। और अब राजहंस की बात हो रही है तो राजहंस गढ़वाल में पर्यटकों को देखने को मिलते हैं मंसूर ताल में। ठीक है, महासर ताल की अगर हम बात करें ये भी टिहरी में है और ये 2 तालों का समूह है और इस ताल को कहा जाता है भाई बहनों का ताल। ठीक है, इसके बाद सहस्त्र ताल की अगर बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र की ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे गहरी झील है सहस्त्र ताल और यह टिहरी में है। और इस ताल को जो जल पोषित होता है वो द्रौपद की कटार नामक चोटी से होता है। ये गढ़वाल क्षेत्र की
सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। यमताल की अगर बात करें तो यमताल वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी सहस्त्रताल है गढ़वाल क्षेत्र की। अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ताल की बात करें, सबसे बड़ी झील की बात करें, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो भीमताल होगा। और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील की अगर बात करें तो नौकुचिया झील इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जनपद है, ठीक है। तो हमें बताना है जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पे जो तीसरे नंबर का, ठीक है, अभी आपसे शीर्ष राज्य नहीं पूछा गया है क्षेत्रफल में, बल्कि आपसे पूछा गया तीसरे नंबर का कौन सा राज्य है। तो आपका जो आंसर होगा तीसरे नंबर का राज्य, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ तीसरा सबसे बड़ा जिला है। अगर हम सबसे बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला हमारे पास हो जाएगा चमोली, 80-30 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद हमारे पास उत्तरकाशी है, फिर हमारे पास पिथौरागढ़ आता है, और चौथे नंबर पे आता है हमारे पास पौड़ी, ठीक है। इसके बाद अभी हमसे प्रश्न में पूछा गया तीसरा, और चौथा है पौड़ी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, देखो ये तो टॉप 4 हो गए। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में बात करें तो सबसे छोटा जिला हमारे पास हो जाएगा चंपावत, और चंपावत के बाद जो दूसरे नंबर का है सबसे छोटा वो हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, फिर होगा बागेश्वर, और फिर जो चौथा होगा बढ़ते क्रम में नीचे से वो हो जाएगा आपका हरिद्वार, ठीक है। अब क्षेत्रफल में अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो अगर भारतीय राज्यों के बारे में बात किया जाए तो भारतीय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान राज्यों में हो जाएगा आपका 18वां। अगर हम इसमें राज्य प्लस यूटी यानी 36 हो जाएंगे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तब अगर हम टोटल में इसका अगर हम क्षेत्रफल पूछें तो तब हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 20वां इसलिए होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल इससे बड़ा है। फिर अगर हम बात करें कि हिमालयी राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर इसका जो क्रम है वो कौन सा हो जाएगा, हिमालयी राज्यों में। तो हिमालयी राज्यों में जब ये राज्य बना था तो क्षेत्रफल के आधार पर इसका जो क्रम था 5वां था, और वर्तमान में इसका जो क्रम है वह है आपका चौथा, ठीक है। चौथा इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, ठीक है। तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, डीपी डोभाल, खड़क सिंह ग्वालदिया, नीलांबर पंत, आदित्य नारायण पुरोहित। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नीलांबर पंत। नीलांबर पंत पद्मश्री पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। डीपी डोभाल की अगर हम बात करें तो डीपी डोभाल इनको 2007 में टाइम्स मैगजीन ने पर्यावरण चैंपियन सूची में सूचीबद्ध किया था। और ये जो डीपी डोभाल हमारे ये ग्लेशियर वैज्ञानिक है। खड़क सिंह ग्वालदिया की अगर बात करें पिथौरागढ़ के निवासी है और इनका संबंध है भूविज्ञान से। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन डी है आदित्य नारायण पुरोहित, और आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध है ये वनस्पति वैज्ञानिक है और इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और वनस्पति वैज्ञानिक आदित्य नारायण पुरोहित का जो संबंध है वो चमोली जनपद से है, ठीक है। चलो इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो हमें बताना रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गौला नदी। तो ये सारे शहर किस में है, गौला नदी के तट पर है, ठीक है। अगर रानीबाग आएगा तो गौला नदी, और अगर रामनगर आएगा तो रामनगर आपका हो जाएगा कोसी नदी के तट पर, ठीक है। पिंडर नदी में हम देखते हैं, जैसे चमोली में हम देखते हैं थराली देखते हैं, नारायण बगड़ वगैरह देखते हैं, ये सारे पिंडर में। अगर हम सरयू की बात करें तो सरयू में हम बैजनाथ वगैरह देखते हैं, बैजनाथ, बागेश्वर, ये सारे सरयू में आते हैं, जैसे पिथौरागढ़ में रामेश्वर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास। अगला प्रश्न है राज्य का दूसरा फूड पार्क या दूसरे फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है। तो पहला जो फूड पार्क था, पहला फूड पार्क हरिद्वार में खोला गया था, और दूसरा फूड पार्क की स्थापना हुई है काशीपुर। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा काशीपुर, मेवाखेड़ा काशीपुर में दूसरे फूड पार्क की स्थापना की गई थी, और हरिद्वार के पदार्था में राज्य के पहले फूड पार्क की स्थापना की गई थी। ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्वा प्रेशर पार्क की स्थापना की गई है। इसके अलावा सेलाकुई की बात करें तो सेलाकुई में हमें सगंध पादप पौध केंद्र देखने को मिलता है। इसके अलावा राज्य का पहला मानसिक रोग चिकित्सालय भी सेलाकुई में था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास।
निम्न पत्रिकाओं में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निम्न पत्रिकाओं में कौन सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड दर्शन, देहरादून, दाहत पत्रिका, मसूरी, मध्य हिमालय, पिथौरागढ़ और राष्ट्रीय ज्वाला पौड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दाहत पत्रिका मसूरी से नहीं बल्कि देहरादून से प्रकाशित होती है। ठीक है, मसूरी को हम पत्रकारिता की जननी कह सकते हैं क्योंकि 1842 में जॉन मेमिकन के द्वारा प्रथम पत्र यहीं से निकाला गया था। मध्य हिमालय की बात करें तो पिथौरागढ़ से हो जाएगा, राष्ट्रीय ज्वाला हमारे पास पौड़ी से हो जाएगा। इसके अलावा दो और पत्रिकाएं हैं, एक है पहाड़ और एक है उत्तरा। पहाड़ और उत्तरा ये दोनों पत्रिकाएं नैनीताल से प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, किस पंवार शासक को राजनीतिक चतुर और शत्रुओं को संताप देने वाला कहा गया है? ठीक है, तो किस पंवार शासक को राजनीतिक चतुर और शत्रुओं को संताप देने वाला कहा गया है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सहजपाल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सहजपाल को राजनीतिक चतुर और शत्रुओं को संताप देने वाला कहा गया है और ये कहा गया था मनोदय काव्य। और मनोदय काव्य में कहा गया, और मनोदय काव्य किसका है? ये कवि भरत का ग्रंथ है। और कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? ये राजा मानसा के दरबारी कवि थे। ठीक है, सहजपाल को कहा गया है। इसके अलावा सहजपाल को और क्या कहा गया है? सहजपाल का वर्णन हमें रामायण प्रदीप से मिलता है और रामायण प्रदीप में से महाबली रामायण प्रदीप में सहजपाल को महाबली और विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सहजपाल के समय हम देखते हैं कि अकबर का भी हमें यहाँ पे उल्लेख मिलता है कि सहजपाल के समय अकबर गंगा नदी का जो स्रोत है उसको पता लगाने के लिए एक अन्वेषक दल यहाँ पे भेजता है। ठीक है, इसके अलावा जगतपाल की अगर हम बात करें तो 34वां शासक जगतपाल था। जगतपाल का हमें एक ताम्रपत्र मिलता है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से, और उस ताम्रपत्र में जगतपाल के लिए रजवार शब्द का प्रयोग किया गया है। और रजवार शब्द का जो अर्थ है, यहाँ इतिहासकार इस शब्द का अर्थ बताते हैं कि इसका अर्थ होता है प्रभुत्व संपन्न, मतलब एक प्रभुत्व संपन्न शासक बताया गया है जगतपाल को। इसके अतिरिक्त जो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वहाँ से ये भी पता चला है कि जगतपाल ने वैष्णवों को पूजा प्रबंध के लिए भूमिदान दी थी और भूमिदान से संबंधित ये पहला साक्ष्य था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कल्याणपाल आते हैं। कल्याणपाल राजा अजयपाल के पुत्र थे और कल्याणपाल को ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शाह की पदवी इन्होंने धारण की थी, लेकिन हमारा जो आयोग है और जो परीक्षावाणी है वहाँ माना जाता है कि पहला शासक था बलभद्र शाह जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। चलिए लास्ट ऑप्शन हमारे पास है विजयपाल। विजयपाल को हम देखते हैं कि भोर तिब्बत पर पहला आक्रमण करने वाला जो शासक था वो विजयपाल था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, निम्न में से किसने हर्षदेव जोशी को स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही कहा है? ठीक है, तो हर्षदेव जोशी को जो स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही कहा है वो एटकिंसन ने कहा है। अगर हम बात करें राहुल सांकृत्यायन की तो राहुल सांकृत्यायन ने इसे विभीषण कहा है। अगर हम बात करें कैप्टन हियर्सी की, हियर्सी ने इसे कहा है अर्ल ऑफ वारविक। हैमिल्टन की अगर बात करें तो इनकी एक रचना हमें मिलती है किंगडम ऑफ नेपाल, और हैमिल्टन वही है जिसने अजयपाल को प्रथम स्वतंत्र शासक माना था। ठीक है, और इसे कुमाऊं का हर्षदेव जोशी को इसे कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न इसके बाद आपके पास है, श्रीनगर में मानपुर नामक शहर की स्थापना किस पंवार शासक ने की थी? ठीक है, तो श्रीनगर में मानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मानपुर शहर अपने नाम से शहर स्थापित किया था सबसे पहले मानशाह ने। ठीक है, मानशाह ने मानपुर शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर हम श्याम शाह की बात करें तो इन्होंने श्रीनगर में श्यामाशाही बागान की स्थापना की थी, श्यामाशाही बागान की स्थापना की थी। बलभद्र शाह की बात करें तो बलभद्र शाह में हमें एक युद्ध देखने को मिलता है, ग्वालदम का युद्ध।
और इसी ग्वालदम के युद्ध को बदानगढ़ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ग्वालदम का युद्ध या बदानगढ़ का युद्ध। अब इसकी डेट को लेके इतिहासकारों में एक मत नहीं है। इसकी दो डेट हमें मिलती है, 1581 और 1590-91। ठीक है, तो जो 81 है ये कहते हैं वाल्टन के अनुसार जो ग्वालदम युद्ध हुआ था 1581 में हुआ था, और 90-91 में कहते हैं हमारे पास शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि 90-91 में हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य, और इसमें रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरुषपंत वो मारा जाता है। ठीक है, जगतपाल के विषय में हमने अभी चर्चा कर ली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक जिला है? ठीक है, तो आंतरिक जिला किन्हें कहते हैं? ऐसे जिले जिनकी सीमा न तो किसी अन्य राज्य से लगती है और ना ही किसी अन्य राष्ट्र से लगती है। मतलब ऐसे जिले जो अपने ही राज्य के जो अंदर के जिले होते हैं, जो अपने ही जिलों से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इन राज्यों की आंतरिक जिला मतलब ना तो इनकी सीमा किसी अन्य राज्य से लगेगी और ना ही अन्य किसी देश से इनकी सीमा लगेगी। ठीक है, तो उन्हें हम आंतरिक जिला कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर क्या है? आंतरिक जिला। टोटल हमारे पास उत्तराखंड में अगर हम देखें कितने आंतरिक जिले हैं, तो हमारे पास 4 आंतरिक जिले हो जाएंगे। 4 आंतरिक जिले कौन कौन से हो जाएंगे? एक हमारे पास बागेश्वर हो गया, एक हमारे पास अल्मोड़ा हो गया, एक हमारे पास टिहरी हो गया, और एक रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, ये 4 जिले ऐसे हैं जो ना तो किसी राज्य से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राष्ट्र से या अन्य देश से सीमा बनाते हैं। अब बात करें देहरादून, तो देहरादून हमारा देखते हैं हम, ये हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है, यूपी से भी सीमा बनाता है, नैनीताल यूपी से सीमा बनाता है, और चंपावत हमारे पास देखते हैं ये राष्ट्रीय और राज्यीय सीमा दोनों बनाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और राष्ट्रीय सीमा ये किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ बनाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, अठूड़ी त्योहार का संबंध किस बुग्याल से है? ठीक है, अठूड़ी त्योहार की बात करें, या इसे हम कह सकते हैं बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली के नाम से इसे जाना जाता है, और ये उत्तरकाशी में। ठीक है, तो अब कौन सा बुग्याल है जिससे इसका संबंध है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो दयारा बुग्याल हो जाएगा। दयारा बुग्याल आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, और दयारा बुग्याल से एक प्रश्न और आता है कि दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रप्रभा ऐतवाल को इसे विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है। बेदनी बुग्याल की बात करें, वेदों का प्रणय स्थल इसे कहा जाता है, और बेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है और ये चमोली जनपद में। रूपकुंड बुग्याल की बात करें तो रूपकुंड बुग्याल भी हमारा चमोली में है, और बगजी की बात करें तो बगजी भी हमारा चमोली में, और यहाँ से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं बगजी बुग्याल से। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, अल्मोड़ा का मुख्य डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, तो अल्मोड़ा से हम 2-3 प्रश्न देखेंगे। तो अभी हमारे पास जो प्रश्न है मुख्य डाकघर, ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1905, ऑप्शन डी। ठीक है, मुख्य डाकघर की बात हो रही है 1905। अब हम देखेंगे कि 1837 में क्या हुआ। 1837 में पुलिस थाने की स्थापना हुई। पुलिस थाने की स्थापना, पुलिस थाने की स्थापना हुई। इस समय जो कमिश्नर थे वो गोबान थे। इसके अलावा 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है, और अल्मोड़ा जेल इसे हम पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना भी मान सकते हैं। और अल्मोड़ा जेल की स्थापना जो है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी आपकी 1816 में, और इस समय जो कमिश्नर थे वो थे ट्रेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, पेटशाला गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 2 गुफाएं आती है, एक पेटशाला आती है, एक हुडली आती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पेटशाला गुफा, इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? 1989, 1985, 1968, 1982। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1989। ठीक है, पेटशाला की खोज होती है 1989। अच्छा, पेटशाला से हमें कौन इसकी खोज करते हैं? तो इसकी खोज करते हैं यशोधर मठपाल। इसके अलावा 1985 में फड़कानौली की खोज होती है, और इसकी खोज भी यशोधर मठपाल के द्वारा 1985 में की जाती है। और यहाँ से हमें मानव व पुष्प के चित्र मिलते हैं। यहाँ से हमें मुखौटा पहने
आदमी का चित्र मिलता है, मुखौटा पहने आदमी का चित्र मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं 1968 में जो पहली प्रागैतिहासिक खोज थी वो थी लाखो गुफा। लाखो गुफा की खोज की जाती है, ये अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर है, और इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी MP जोशी के द्वारा। MP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, माहेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। ठीक है, लाखो गुफा की। और लाखो गुफा, ये इसका जो मुख्य विषय था वो था सामूहिक नृत्य। सामूहिक नृत्य इसका मुख्य विषय था। और इस गुफा की जो तुलना की जाती है वो की जाती है भीमबेटका शैलाश्रय से। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपके पास। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपके पास है, पौची नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो जो पौची नामक आभूषण है, आपके ऑप्शन है पैर, हाथ, कान और गला। तो जो पौची नामक आभूषण है ये पहना जाता है आपका हाथ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हाथ। हाथ की अगर हम बात करें, इसके अलावा हाथ में धगुला पहना जाता है, मुंदनी पहनी जाती है। ठीक है, अगर हम पैर की बात करें तो पैर में कंडुआ पहना जाता है, शुद्धमन पहना जाता है, पाजे पहना जाता है, पाजे पहना जाता है, और पौलिया पहना जाता है। ठीक है, अगर जैसे कंडुआ है, अगर कंडुआ आ जाएगा तो पैर में, और अगर खंडुआ आ जाएगा तो खंडुआ पहना जाएगा आपका हाथ में। ठीक है, कान की अगर बात करें तो कान में बुजनी आ जाएगा, तुग्यल आ जाएगा, झुपझुपी आ जाएगा, झुपझुपी आ जाएगा। और अगर झुपझुपी आएगा तो कान में हो जाएगा, और अगर झुपी आएगा तो गले में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गले की अगर बात करें तो सबसे पहले झुपिया, हमेल हो गया, रामनवमी हो गया जिसे गुलबंद भी कहते हैं, रामनवमी हो गया। एक तिमड़िया मिलता है गढ़वाल में। ठीक है, एक बलडंग मिलती है, बलडंग मिलती है, एक हंसुली मिलती है, खगाली मिलती है, बच्चों के होते हैं। ठीक है, तो ये आभूषण से संबंधित कुछ प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।